लास्ट क्लास की अच्छा आज मैं दोबारा से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी हो गए थे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है इफ द एंगल इन बिटवीन ए एंड बी 60 कैलकुलेट रिजल्टेंट। तो आपको याद होगा, तो ए बी ऐसे लिख दिया 2ab और cos कितना लिख दिया 60 लिख दिया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, नीचे 2 कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। फिर आप डायरेक्शन ऑफ भाई प्लीज डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट कैसे निकालते हो? tan बीटा से। tan बीटा याद है? tan बीटा इक्वल्स टू बी sin थीटा अपॉन में a प्लस बी cos थीटा, है ना। तो बी की वैल्यू आपको वैसी दे रखी है, sin थीटा क्या होगा 60 हो जाएगा, a प्लस बी cos 60। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था पहले से। एक 5 न्यूटन का फोर्स है, एक 7 न्यूटन का फोर्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री से लग रहे हैं? 60 डिग्री से लग रहे हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट फोर्स, आपको रिजल्ट निकालना है इसमें, कितना निकालना है? रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू में दो फोर्स है तो ए बी को F1 और F2 की टर्म में लिख दीजिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो भैया यहाँ पर F1 की वैल्यू रखी है 5, F2 की वैल्यू रखी है 7। 5 7 और cos 60 क्या होता है आपको पता ही है ना। 1/2 सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपको डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में बी जो होगा वो F2 होगा, ए जो होगा वो F1 होगा, और बी जो होगा वो F2 होगा, ठीक है। इससे यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो उसको आसानी से। तो आपका डायरेक्शन आ जाएगा। खैर ये बीटा, ये tan बीटा की वैल्यू आएगी। आपको बीटा की वैल्यू निकालनी, तो क्या होगा tan इनवर्स 7√3 अपॉन में 4। यहां तक आपको सॉल्व करना है, मतलब बीटा 17 है, जो भी है देख लेना कैलकुलेशन तुम कह रहा। भैया देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कराया था मैंने, कहा यहाँ पे बोला टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, हैव देयर रिजल्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। कह रहा है कि उनका रिजल्ट भी उन दोनों के मैग्नीट्यूड की क्या है बराबर है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो कह रहा है ए बी और रिजल्ट तीनों ही क्या है बराबर है। हमने तीनों को क्या ले लिया? एक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक्स। तो आर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर आर की वैल्यू भी क्या एक्स है, बी की वैल्यू भी क्या एक्स है, बी की वैल्यू भी क्या एक्स है। ए एक्स बी एक्स और cos क्या हो गया 60। यहाँ पे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x², ये 2x² ऑलरेडी है cos थीटा और यहाँ पर x है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। 2x² कॉमन ले लिया, 2x² कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा? cos थीटा। अच्छा ये फॉर्मूला बता दो, 1 + cos थीटा इक्वल टू 2। हाँ हाँ, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो 1 + cos थीटा को हमने लिख दिया हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी लिख सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है इसको, ठीक है। तो x इक्वल्स टू में ये था आपका, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये 2 और 2 मिलकर क्या हो 4 हो गए, ठीक है। अभी पूरा का पूरी टर्म का क्या है स्क्वायर रखा है, तो पूरी टर्म का स्क्वायर रखा है तो 2 4 बाहर आएगा तो क्या होगा, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। दोनों साइड में स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लोगे तो अंडर क्या होगा कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से एक्स कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू 1/4, स्क्वायर इधर आएगा 1/2। और आपको बता दूं cos थीटा 1/2 कब आता है 60 डिग्री पर, किस पे आता है? तो हमने इसको लिख दिया ऐसे, ऐसे लिख दिया इसको, इस वाली चीज को लिख दिया 1/2 cos थीटा बाय 2। अच्छा आपको बता दूं कि 1/2 cos की कौन सी वैल्यू होती है, तो cos 60 लिख सकते हो। उसके यहाँ पे क्या लिख दूंगे cos 60 बराबर में cos थीटा बाय 2, ठीक है। cos से cos कैंसिल नहीं करना आपको, वरना गलत हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए इनवर्स लेते हैं हम दोनों साइड में। नहीं ये भी मत बोलो, सीधा आप लिख दो 60 बराबर में क्या लिख दोगे थीटा बाय 2, तो थीटा क्या जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, अगर आपको याद होगा, दो फोर्स है, दोनों फोर्स का रेशियो दे रखा है आपको कितना 3:5, और उनका रिजल्ट कितना रखा है 35 न्यूटन, और उनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का। तो आपको दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पहले फोर्स को मान लिया, जो F1 फोर्स है वो क्या है 3x है, और जो F2 फोर्स है वो क्या है 5x है,
और उनका रिजल्ट कितना है 35, और एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, एंगल कितना है 60 डिग्री का। समझ गया? तो भैया रिजल्ट क्या होता है, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। f1 की वैल्यू कितनी बेटा 3x, 3x बोले तो 9x स्क्वायर। f2 क्या है भैया 5x, 5x का स्क्वायर कर दो 25x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद आपको 2 एज इट इज लिखना है, f1 की वैल्यू 3x लिखनी है, f2 की वैल्यू आपको 5x लिखनी है, और cos थीटा 60 लिखना है। ठीक है भैया? उसके बाद नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी रखी है 35, कितनी रखी है 35, ये हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा भैया, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 49x स्क्वायर। क्या आएगा 49x स्क्वायर। 49x स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो 7x होता है। क्या होता है 7। तो भैया यहाँ से आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू क्या होगी 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो पहला फोर्स क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू 5 है तो पहला फोर्स क्या होगा 15। देखो ना पहला फोर्स क्या था 3x था ना, तो x की वैल्यू तो 5 आ गई है, तो पहला फोर्स क्या होगा 15 न्यूटन, और दूसरा फोर्स क्या है 5x है, तो 5 गुणे 5 क्या होगा 25 न्यूटन। समझिए भैया? तो यहां से आपका ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको करा रखा था, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं वाला। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सबसे अच्छा है। देखिए कह रहा दो फोर्स है, दोनों इक्वल है, किसके P और 2P के बराबर, और दोनों कुछ एंगल पर लग रहे हैं पार्टिकल के ऊपर। उन दोनों के बीच में कुछ एंगल है और उस वक्त वो पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, कह रहे अगर पहले फोर्स को हमने डबल कर दिया, यानी P को क्या कर दिया 2P, क्या कर दिया, और जो 2P था उसको क्या कर दिया 20 बढ़ा दिया, एंड सेकंड फोर्स इंक्रीज बाय 20 न्यूटन। पहला फोर्स क्या हो गया P, दूसरा फोर्स क्या हो गया 2P। दूसरे केस में क्या किया, पहले फोर्स को जो P था उसको 2P कर दिया, और दूसरे फोर्स को जो 2P था उसको क्या किया 20 बढ़ा दिया। कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ अनअल्टर्ड, जो रिजल्ट है ना उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। और ये भी ध्यान रखना कि पहले केस में F1 और F2 के बीच में जो एंगल था थीटा, वही क्या है दूसरे केस में भी F1 और F2 के बीच में होगा। बस क्या किया है, पहले फोर्स जो P था और दूसरा फोर्स जो 2P था, अब उस P को हमने क्या कर दिया 2P, और दूसरा फोर्स जो 2P था उसमें क्या कर दिया 20 ऐड कर दिया। कह रहा जो रिजल्ट आएगा ना, इस केस का रिजल्ट और इस केस का रिजल्ट, दोनों की डायरेक्शन अब भी सेम है। रिजल्ट की डायरेक्शन याद है ना, tan बीटा से दी जाती थी। किससे दी जाती थी tan बीटा से। तो क्या होगा बेटा डायरेक्शन पहले केस की और डायरेक्शन दूसरे केस की, ठीक है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, d1 बराबर में d2। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा F2 साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है एंगल तो आपने जो यहाँ पे थीटा यूज किया वही थीटा यहाँ पर भी है। ये थीटा कौन सा थीटा है, एंगल बिटवीन F1 और F2। दोनों केस में F1 F2 के बीच में एंगल नहीं चेंज किया हमने, हमने केवल क्या चेंज किया उनकी वैल्यूज को चेंज किया, जिससे उनका रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन रिजल्ट की डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुई है। तो F1 F2 की वैल्यू कितनी बेटा बोलो 2P, साइन थीटा एज इट इज लिख दिया। F1 की वैल्यू क्या है बेटा P, F2 की वैल्यू क्या है 2P, cos थीटा ऐसे लिख दिया। ठीक है, सेकंड केस में F2 की वैल्यू कितनी है 2P प्लस 20, साइन थीटा एज इट इज लिख दिया क्योंकि हमने एंगल चेंज नहीं किया उसके बाद। F1 की वैल्यू क्या है 2P, और F2 की वैल्यू क्या है 2P प्लस 20। उसके बाद यहां पर नॉर्मल सी कैलकुलेशन की हमने लंबी चौड़ी, ये देखिए सब वैल्यूज को रखने के बाद साइन थीटा है, साइन थीटा कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा ये, इधर क्या बचा ये, नीचे ये बचा और नीचे ये बचा। अच्छा देखिए हमने क्या किया कॉस की मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर दी और कॉस की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो क्या बन गया ये बन जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा 4P स्क्वायर, 4P कॉस स्क्वायर थीटा, 4P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा 40P कॉस थीटा। ऐसे ही इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो एक एक करने के बाद आप पूरे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा P इक्वल्स टू 10। ठीक है, और कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं तो ध्यान रखना कि ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कभी कैंसिल नहीं हो सकता। पिछली बार किसी ने कर दिया था, ये और ये कभी कैंसिल नहीं हो सकता।
ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा आज। अब मैं इसीलिए तो करा रहा हूँ, जल्दी से पीडीएफ भेज दो। अब ये देखो, गधा कहीं का रिजोल्यूशन कर दिए इसने, सीधा पेज ही गायब कर दिए। अब क्या भेज दूं इसको? अब देखिए वाला क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, खैर चलो खैर कोई हालत नहीं। कह रहा है द सेम द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट इज 18 न्यूटन। दो फोर्सेस के जो सम है वो कितना है? 18 न्यूटन। तो मैंने पहला फोर्स क्या ले लिया? F1, दूसरा फोर्स क्या ले लिया? F2, और उनका सम क्या गया? 18 न्यूटन। क्या गया? 18 न्यूटन, ठीक है। ये भी जेई में आ रखा है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्ट इज 12 न्यूटन। उनका जो, देखिए बेटा, उनका जो रिजल्ट है वो कितना है भैया? 12 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? 12 न्यूटन का। इफ द रिजल्ट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, अगर रिजल्ट जो है, रिजल्ट कितना एंगल बनाता है? रिजल्ट वाला एंगल हमने किससे दिखाया था? बीटा से। किससे दिखाया था? रिजल्ट जो एंगल बना रहा 90 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ फोर्स, दोनों फोर्सेस की आपको वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। चलो भैया देखते हैं कैसे होगा अभी। सबसे पहले यहां से आप किसी एक फोर्स की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने मान लिया F1 की वैल्यू क्या होगी? 18 माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा, 18 माइनस क्या हो जाएगा? F2। समझ गए? अच्छा, यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो इसको क्या लिखता हूं? और रिजल्टेंट का एंगल क्या होता है? tan बीटा। बोलो हाँ। वो किसके बराबर होगा? F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अच्छा, tan बीटा की वैल्यू, यानी बीटा कितना रखा है? और tan 90 क्या होता है? tan 90 इनफाइनाइट होता है। tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यहां पे हमने tan 90 लिख दीजिए। अब देखो ना, साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो क्या होगा? इनफाइनाइट ही तो आएगा। tan क्या होता है? कॉस अपॉन में साइन अपॉन में कॉस ही तो होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैं इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? तो यार ये मक्खी है यार। नहीं नहीं, ये एनोटेशन तो मैंने बंद कर रखी है। अरे हाँ है। अरे एनेबल कर दिया, डिसेबल है। डिसेबल है। अंग्रेजी बहुत तेज है हमारी। देखो भैया, तो ये हो जाएगा 1090 से लेके, तो ये क्या होगा? F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है बेटा। और ये क्या होगा? F2 साइन थीटा अपॉन में क्या होगा? 1090। 1090 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। क्या होती है? और एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट इक्वल्स टू में क्या होता है? जीरो। ये पूरी टर्म जीरो होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया? जीरो। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा F2 कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या है? माइनस F1 के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन होगी। भाई गलत तो नहीं लिखा मैंने? यहां तक क्लियर है सबको? अभी कॉपी करना है इसको, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये जितने भी किया उनमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था, ठीक है। और मैं बढ़िया उसी को कहता हूँ जो हार्ड होता है क्वेश्चन। ऐसा हल्के फुल्के को बढ़िया नहीं कहता। इतने इससे मैंने सारे घटिया क्वेश्चन थे, केवल डायरेक्शन वाला एक ठीक था, एक ये वाला ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि रिजल्ट कैसे निकलता है? आप सबको पता है रिजल्ट क्या होता है? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है बेटा। मैंने गलत तो नहीं लिखा कुछ भी? चलो, रिजल्ट की वैल्यू कितनी रखी बेटा? 12। 12 लिख दो। F1 की वैल्यू कितनी रखी बेटा? एक काम करो, F1 कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, F1 की वैल्यू कितनी रखी है? 18 माइनस F2 कॉस, है ना? बोलो वहां, ठीक है। F1 की जगह पे हमने लिख दिया यहां से। F2 की वैल्यू ऐसी लिख दीजिए। और ये देखिए 2 इधर लिख दीजिए भैया। ये F2 कॉस थीटा ना,
एक दिक्कत हो जाएगी यार, यहाँ से एक काम करो, यहाँ पे हम F2 की वैल्यू निकालते हैं। F2 की वैल्यू क्या होगी, F1, बात तो यही होगी ना। यहां से हम F2 की वैल्यू निकालते हैं तो F2 की वैल्यू क्या होगी, यही होगी ना। तो अब चलो लिखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए बेटा, ये 12 हो गया, बोलो हाँ। F1 की वैल्यू क्या है भैया, F1 तो खैर अभी हमने, हाँ ठीक है, F1 की वैल्यू ऐसी लिख दीजिए, F1 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। F2 की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 18 माइनस F1 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ ठीक है। फिर ये लिख दीजिए 2, देखिए F2 cos थीटा की वैल्यू क्या रखी है, माइनस F1 क्या रखी है, तो F2 cos थीटा की यहाँ पे मैंने सीधा क्या लिखूंगा, देखिए 2 तो ऐसे लिख दिया, F1 ऐसे लिख दिया, लेकिन इस F2 cos थीटा के यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस F1, ये हो गया। अब ये सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ चुकी है। 12, ये क्या होगा बेटा, F1 स्क्वायर, इसको खोलोगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 324, 324, 324, इधर क्या होगा, F1 स्क्वायर माइनस 36, F1 हो जाएगा ना, माइनस 36 F1, माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस ये ऑलरेडी लगा यहां से, -2 F1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रखी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या 144 हो जाएगा। अब इधर क्या आएगा भैया, F1 स्क्वायर, देखिए ये और ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, क्योंकि F1 स्क्वायर क्या हुआ, 2 F1 स्क्वायर और माइनस ये रहा है ना। अब ये हो गया आपका 324 माइनस 36 F1, ठीक है। तो इसको परली साइड में जाए तो इधर आएगा तो क्या होगा, 180 बन जाएगा, माइनस 180, और ये क्या -36 F1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे कितनी बार गए, 5 बार, क्या गया, 5 बार गया। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 5 आ गई, और F2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, F1 की वैल्यू 5 आ गई, तो F2 की वैल्यू क्या होगी, 13 न्यूटन, क्या आएगी, फटाफट इसको कॉपी करो भैया जल्दी से, क्योंकि ये वाला नहीं किया था हमने। चलो, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ काम का है नहीं, अब तो सारा डायरेक्ट कर दिया। हाँ, अब आप कैसी बातें कर रहा है, सरकारी स्कूल में वही आती है। मैं तो कैलकुलस भी कराई दी है ना मैंने, क्या फर्क पड़ता है। हाँ होती है, कराऊं क्यों से। हाँ, फोर्टिफिकेशन ना के बराबर आती है। सरकारी स्कूल में सबसे ज्यादा ग्राफिकल मेथड से आता है। देखिए, अगला टॉपिक का नाम है भैया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब होता है तोड़ना, रिजॉल्व करना मतलब किसी चीज को सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। अब ध्यान दीजिए भैया, और ये हमेशा रिजोल्यूशन जो होता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का ही होता है, स्केलर क्वांटिटी का रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। रिजोल्यूशन है क्या, आपने ट्रिगो पढ़ी है, ट्रिगो में आपको होता है भैया अगर बेस निकालना होता है तो कॉस यूज करते हो, और परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन यूज करते हो, बस यही है। देखिए, ये आपका एक वेक्टर ए है, और ये जमीन के साथ, अच्छा हाँ, ये रिजॉल्व कब होगा, कोई वेक्टर रिजॉल्व कब होगा, जब वो
जब वो वेक्टर जब वो वेक्टर ना तो प्योरली वर्टिकल होगा, वर्टिकल भाई प्लीज बोलिए मत, वर्टिकल होगा, ना ही प्योरली हॉरिजॉन्टल होगा। हम किस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, सुन लीजिए, ये वेक्टर रिजॉल्व नहीं हो सकता। मान लीजिए ए वेक्टर है तो ये प्योरली वर्टिकल है, ये क्या है, प्योरली वर्टिकल, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये वर्टिकल, ये वेक्टर क्या है भैया, प्योरली हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, इसको भी रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी रिजॉल्व नहीं कर, तो फिर किसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ए इधर देख, किसको, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि प्योरली वर्टिकल है, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि प्योरली हॉरिजॉन्टल है। तो हम इस टाइप के वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। ये इस वेक्टर ने, सी वेक्टर ने जमीन के साथ कितना एंगल बना रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा, क्या बना रखा है, तो इसको बना दो एक ट्राइंगल, क्या बना दो, बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये क्या है उसका, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस। परपेंडिकुलर को हम वाई से लिखते हैं और बेस को किससे लिखते हैं, एक्स, किससे लिखते हैं। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो भाई इधर देख लो, अगर आपको बेस की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, हम जानते वी नो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, तो कॉस थीटा, बेस क्या है बेटा एक्स, जो कि आपको पता नहीं है, हाइपोटेन्यूस क्या है, सी का मैग्नीट्यूड सी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसे कहते हैं एक्स कंपोनेंट, क्या कहते हैं इसे, एक्स कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर का ये जो ये है ना, ये सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, इसे क्या कहेंगे, सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। कई बार इसको लिख देते हैं सी एक्स, क्या लिख देते हैं, सी एक्स, क्या लिख देते हैं, सी एक्स, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर। अच्छा, हमें वाई कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या यूज करूंगा इसमें, साइन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, सी वाई, जो कि मेरे को निकालना है, हाइपोटेन्यूस क्या भैया, सी, तो सी वाई की वैल्यू क्या हुई, सी साइन थीटा, इसे क्या करते हैं, वाई कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर, यानी वाई कंपोनेंट क्या रहेगा आपका, वाई कंपोनेंट के साथ साइन आएगा और एक्स कंपोनेंट के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा। अब चलो और देखते हैं, अब मैं डाल दिए, हाँ एक चीज और देखो, इसी के जैसे ये इसकी वैल्यू क्या रखी है, सी साइन थीटा, तो भैया इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो। तो हम देख रहे हैं इस वाले वेक्टर की, इस वाले वेक्टर की और इस वाले वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों की लंबाई भी क्या है, सेम है, यानी दोनों की डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों कैसे वेक्टर रहेंगे, सेम वेक्टर, लाइक वेक्टर। अगर आपको याद होगा इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, सेम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर या इक्वल वेक्टर। तो ये भी क्या हो गया, अगर ये वेक्टर आपका इस वेक्टर की वैल्यू क्या रखी है, सी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सी वाई कोस में सी साइन थीटा। तो आपको हमेशा वेक्टर रिजॉल्व, जैसे सी वेक्टर ये रहा, तो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व मिलेगा, एक तो एक्स कंपोनेंट जो कि क्या होगा, जो कि क्या होगा
सी कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा वाई कंपोनेंट जो कि क्या होगा सी साइन थीटा। आप देखिए दूसरा, ये मान लीजिए आपके डी वेक्टर है, क्या है डी वेक्टर, इसने थीटा एंगल बना रखा है, तो इसको रिजॉल्व करो। इसका डी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, डी क्या होगा, डी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा डी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा वाई कंपोनेंट क्या होगा डी साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपका कोई ई वेक्टर है, ई वेक्टर है, उसको थीटा एंगल बना रखा उसने, ई वेक्टर है, इसने इसके साथ एंगल बना रखा है, तो एंगल जिसके साथ बनता है वो हमेशा बेस ही होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका एक्स कंपोनेंट क्या होगा ई का, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बताओ भाई, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा अब वाई बन जाएगा, और इसे कहेंगे ई साइन थीटा। अब वाई कंपोनेंट के साथ हमेशा साइन आता है। अच्छा, बेस मैं किसको कहता हूँ, बेस जिसके साथ एंगल बनता है वो लाइन क्या होती है बेस होती है, और दूसरी लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हम वाई यूज करते हैं और बेस के लिए हम एक्स यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई फोर्स वेक्टर है, फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, इसने जमीन के साथ कितना एंगल रखा है थीटा, कितना बना रखा है, तो इसका इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट बताओ, तू बता इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट बताओ। एफ कॉस थीटा बोलेगी, क्या बोलेगी एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा एफ साइन थीटा। अब एक एग्जांपल देख, फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई इन गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम में आपको एफ एक्स और एफ वाई चाहिए, तो भैया क्या है ये 50 न्यूटन का फोर्स है, क्या है ये 50 न्यूटन का फोर्स है, इसने जमीन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रखा है। ठीक है, तो इसका बताओ एक्स कंपोनेंट क्या होगा 50 कॉस 60, 50 कॉस 60 क्या होता है 1/2, क्या होगा 25 न्यूटन आ गया इसका एक्स कंपोनेंट, समझ गए। और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा एफ वाई इक्वल्स टू क्या होगा 50 साइन 60, 50 साइन 60 क्या होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 आ गया, 25 √3 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं बना, ये आपका वाई कंपोनेंट आ गया। ठीक है, और देखिए ये आपका मोमेंटम है, मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू रखी है 40 केजी मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम की साइन यूनिट बोलेगा भैया, इसने यहां के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो यहां पर जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे पी वाई इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ये वैसे वाई लिख दिया मैंने, लेकिन आप क्या लिखोगे पी वाई इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, पी एंगल बनना है ना, तो क्या लिखोगे कॉस, जिसके साथ एंगल बनता है वो उससे कॉस ही आता है, तो पी कॉस 60, पी की वैल्यू कितनी रखी है 40, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कैंसिल हो गया तो क्या हुआ 20, तो 20 केजी मीटर पर सेकेंड, ये वाई कंपोनेंट आ गया। एक्स कंपोनेंट निकाला तो क्या होगा पी साइन, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं बना तो परपेंडिकुलर मान जाएगा, परपेंडिकुलर साथ क्या आता है साइन, पी की वैल्यू क्या है 40, साइन थीटा क्या है 60, तो ये क्या होगा 40 साइन 60 क्या होता है √3/2, कैंसिल हो गया तो 20 √3 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, एक बंदा है वो एक रोलर खींच रहा है, रोलर खींच रहा है, कितने फोर्स है 100 न्यूटन फोर्स है, और जमीन के साथ इस रोलर ने जो एंगल बना रखा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रखा है। ठीक है, तो क्या अगर इसका मास क्या है 25 केजी है रोलर का मास, तो कह रहा है कि भैया इसका एक्सेलरेशन एक्स के अलॉन्ग बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा, तो अगर भैया फाइंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्सिस, फाइंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको एक्सेलरेशन बताना, तो एक्सेलरेशन एक्स के अलॉन्ग क्या होगा देखिए
अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग क्या होगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन में मास, मतलब फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास होएगा। तो एक्स के अलोंग फोर्स कितना होगा, तो हमें एक्स के अलोंग फोर्स तो दिए नहीं है, तो एक्स के अलोंग फोर्स क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग फोर्स क्या होगा, एफ एफ कॉस थीटा अपॉन में मास। एफ की वैल्यू कितनी रखी है बेटा, 100, एफ की वैल्यू कितनी रखी है 100, और कॉस क्या लिखोगे, कॉस 60, मास कितना भैया 25, तो भैया 100 गुणे में हाफ बटे में 25, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भैया। तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन आ रहा है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, एक फ्लाइट है, ये फ्लाइट ऐसा उड़ रही है, मान लो फ्लाइट है, ठीक है, ये टेक ऑफ कर रही है 720 किलोमीटर पर आवर, मतलब फ्लाइट है यार, ठीक है, 720 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि बताइए इसकी वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी होगी, अगर ये 45 डिग्री से टेक ऑफ कर रही है, तो भैया आपको पता है वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगा, v cos 60 45, v कितना है 720 cos 45 क्या होता है 1 बाय में √2, तो 720 1 बाय में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो 360 √2 आंसर आ गया, क्या हुआ किलोमीटर पर आवर। ये एक्स के लॉन्ग हुई। अच्छा वाई के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी होगी, तो अगर आपको वाई के लॉन्ग पूछेगा क्या होगा, v sin 60, तो v कितना है 720 sin 60 √3 अपॉन में 2, 360 √3, पता कुछ नहीं है, ऐसी आवाज करता है, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से रिजोल्यूशन करना है आपको अभी। अरे हो गया 45 45 720 √3, तो सेम आएगा 360 √2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया। तो इस तरीके से रिजोल्यूशन होगा भी, ये तो बेसिक रिजोल्यूशन है, अगली क्लास में आपको और हार्ड रिजोल्यूशन कराऊंगा, और जब रिजोल्यूशन आपको समझ